हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय पाठक। आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे जानकारी जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। आप पिछले कई दिनों से या कुछ महीनों से कुछ नाम सुन रहे होंगे, जैसे एस्मा, मेस्मा, रेस्मा। ये जो है, इसमें जो ओरिजिनल नाम है वो है एस्मा। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। ये एक सेंट्रल एक्ट है जिसे पार्लियामेंट में सबसे पहले जो है वो 1952 में बनाया गया था, फिर 1968 में, 1981 में। ये एक्ट जो है, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, लाइक इसेंशियल गुड्स एंड इसेंशियल सर्विसेज, इसके सप्लाई को स्मूथली जारी रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट्स को और स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर देता है कि जो भी लोग जो इस तरह के सर्विसेज के सप्लाई में जो इन्वॉल्व हैं वो स्ट्राइक पे ना जाएं, वो हड़ताल ना करें, वो सर्विसेज को बंद ना करें। उसकी जो है वो जिम्मेदारी स्टेट की है और ये स्टेट इंश्योर कर सके कि ये जो है वो इनका फ्लो बना रहे। इसलिए इसमें कुछ पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिए हुए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पावर है वो दो है। एक तो ये है कि जब ये एक्ट लग जाता है कहीं पे, तो वहाँ अगर कोई भी स्ट्राइक कॉल करता है, स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करता है, या स्ट्राइक को फिनांस करता है, या स्ट्राइक में किसी और तरीके की मदद करता है, उन सब को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और दूसरा ये है कि अगर स्टेट को लगता है कि किसी से हमें ज़्यादा ड्यूटी लेनी है, जो उसकी नॉर्मल ड्यूटी आवर्स हैं, जो उसके नॉर्मल काम करने के घंटे हैं, उससे ज़्यादा काम लेना है, और अगर स्टेट ऐसा करने को कहती है और अगर वो मना करता है, तो भी उस पे जो है वो एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है और उसे इसमें जो है वो सज़ा मिल सकती है। इसमें दो तरह की सज़ा है। एक तो उनके लिए है जो स्ट्राइक बुलाते हैं या स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक की हो सकती है और 200 रुपये तक की फ़ाइन हो सकती है। जो लोग स्ट्राइक को फिनांस कर रहे हैं या किसी और तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये सज़ा जो है वो 1 साल तक की हो सकती है और जुर्माना जो है वो 1000 रुपये तक की हो सकता है, या दोनों हो सकता है। अब देखना ये है कि ये एक्ट सबसे पहले 1952 में बना था। दोस्तों, ये एक्ट जब 1952 में बना था, इससे पहले एक ऑर्डिनेंस था 1941 का, ऑर्डिनेंस नंबर 11 ऑफ 1941। हम सब जानते हैं कि 1941 में हम जो है वो गुलाम थे और उस समय जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था भारत पे। और दूसरी चीज़ जो उस समय की सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में हम डायरेक्ट पार्टिसिपेंट नहीं थे, हम ब्रिटिश कॉलोनी थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट लड़ रही थी, तो हमें उससे कोई इंटरेस्ट तो था नहीं। तो हम जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो हम वैसे भी आज़ादी के लिए स्ट्राइक करते रहते थे। अब हम कोई स्ट्राइक वर्ल्ड वॉर के समय ना कर दें, क्योंकि उस समय सप्लाईज़ जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थी। हम इसेंशियल सप्लाईज़ बंद ना कर दें, इसके लिए जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था। और ऐसा ही जो उस ऑर्डिनेंस का वही इम्पोर्ट है जो आज इस एक्ट का इम्पोर्ट है। तो सबसे पहले जो है वो आज़ाद भारत में 1952 में ये जो है वो एक्ट बना, फिर 1968 में और 1981 में। इस एक्ट की खासियत ये है कि ये भारतीय संविधान के 7th शेड्यूल के जो कंकरेंट लिस्ट है, यानी जो 3rd लिस्ट है, जिसमें जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं उस पर स्टेट और सेंटर दोनों को जो है वो लॉ बनाने का पावर है, उसके अंतर्गत एंट्री नंबर 33 के अंतर्गत पार्लियामेंट ने बनाया है। एक तो सेंट्रल है, लेकिन इसका दारोमदार पूरा का पूरा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स पे होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स इसे लगाते हैं, किन सर्विसेज पे इन्हें लगाना है, किन सर्विसेज पे नहीं लगाना है, किन एरिया के लिए में लगाना है, किस में नहीं लगाना है, ये पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। दोस्तों, ये एक्ट जो है वो एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और इसे 6 महीने के लिए फिर से बढ़ाया जा सकता है। जब ये एक्ट लग जाता है और अगर कोई स्ट्राइक करता है तो गवर्नमेंट को जो है वो पब्लिकेशन से या किसी और तरीके से नोटिस देनी पड़ती है उस आदमी को, और अगर वो जो है वो नोटिस के बाद भी जो है स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करता है, तो उसे जो है वो इस एक्ट में जो विहित सजाएं हैं
और जो इन धाराओं में जो लिखे हुए इनके इसके धाराओं में, उसके लिए वो भागी माना जाएगा। अब हम हमेशा से दोस्तों देखते आए हैं कि भारत में और भारतीय पुलिस के साथ जो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होने वाला पावर है वो है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, और ये एक्ट पुलिस को वही पावर देता है। इसलिए इस एक्ट के बारे में जब भी ये एक्ट कहीं लगाया जाता है तो जो भी लोग जिनको ये अफेक्ट करने वाला है उनको ये ग्रीवेंस होता है कि उनको जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में जो राइट्स दिए हुए हैं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म ग्रुप्स, राइट टू फॉर्म यूनियन, राइट टू फॉर्म मीटिंग्स, इन सब पे जो है ये जो है वो कास्ट लगाता है। इन सब को जो है वो कम करता है, उनको जो है वो बाधित कर देता है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि जो आर्टिकल 19 के जो राइट्स हैं जो सिटीजन्स को मिलते हैं, उसके साथ साथ उसमें कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिन ग्राउंड्स पे स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। हम मान के चलें कि ये एक्ट भी इसी पावर के अंतर्गत बनाया गया है कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के पावर दिए हुए हैं वैसा ही एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ये भी है। दोस्तों वैसे तो ये एक्ट कुछ अब हमारे राइट्स को तो वायलेशन करता ही है, लेकिन इसका इम्पोर्ट तब और ज़्यादा हो जाता है जब ये ऐसे सर्कमस्टांसेस में लगाया जाए जैसा कि अभी लगाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों से सबसे पहले मध्य प्रदेश ने, फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने, फिर महाराष्ट्र ने, फिर राजस्थान ने, और फिर बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ साथ अब यूपी गवर्नमेंट ने भी ये एक्ट जो है वो अपने यहाँ लगा दिया है। अब यूपी गवर्नमेंट ने ये एक्ट जो है वो किस बैकग्राउंड में लगाया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप थोड़े दिन पहले देखे होंगे कि यूपी गवर्नमेंट ने अपने यहाँ लागू समस्त लेबर लॉ को सिर्फ 4 को छोड़ के जो है वो निरस्त कर दिया है अगले 3 जो है वो साल के लिए। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग लेबर लॉ से कवर होते हैं वो कोई भी उनके लिए अब प्रोटेक्शन नहीं रहा। उनसे कितना हो काम लिया जाए, उनको वेतन दें या न दें, उनको आज रखें कल भगा दें, किसी भी तरह की कोई प्रोटेक्शन उनके जिम्मे नहीं रही है। ऐसे में उनके पास एक बड़ा हथियार बचता है और वो होता है स्ट्राइक का। अब यूनियन बनाने का जो लेबर यूनियन बनाने का जो राइट्स था वो तो लेबर लॉ के ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो गया था। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंतर्गत अगर कोई यूनियन फॉर्म करता है या जो है वो कोई मीटिंग करता है या कोई स्ट्राइक करके दबाव बनाना चाहता है तो अब ये एक्ट आ गया है जैसा कि वो नहीं कर सकता। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के कुछ अलाउंसेस कम कर दिए थे या सस्पेंड कर दिए थे। अब स्टेट गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एम्प्लॉयज़ के कुछ अलाउंसेस जो हैं या यूँ कहें मैक्सिमम अलाउंसेस जो हैं वो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया है, सस्पेंड नहीं ख़त्म कर दिया है। इसके लिए उन्हें डर था कि जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्राइक करेंगे। ऐसे में उनके स्ट्राइक की जो है वो न हो, वो स्ट्राइक न कर पाएँ, इसके लिए ये एक्ट लगाया गया है। अब दोस्तों जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये एक ब्रिटिश लॉ था जो ब्रिटिशर्स ने गुलाम भारत के लोगों के लिए एक वॉर सिचुएशन में बनाया था। अभी कोई वॉर सिचुएशन नहीं है। आप जान रहे हैं कि ये जो सैलरी और वेजेस और अलाउंसेस काटने वाली बात है, स्टेट गवर्नमेंट कहती रही है कि उन्हें फंड्स की बहुत ज़रूरत है। क्या दोस्तों आपको ये लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास या किसी गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी है, और वो भी इतनी कमी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की जो है वो सैलरी काट लें? आप जानते हैं हमारे देश में जो है वो इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं, वो अलग अलग गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड करके रखे हुए हैं या MP MLA हैं, उनको जो है वो बहुत ही भारी सैलरी, ऊपर से बहुत सारे अलाउंसेस और सब कुछ फ्री मिलता है। अभी कुछ दिनों में 1-2 सालों में हमने देखा है कि उनकी सैलरी अलाउंसेस में जो है वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ोतरी हुआ है। वो चीज़ें हैं, जबकि वो कहते हैं कि वो सोशल सर्विस करने के लिए आए हैं। अब वो उन्हें इतने सारे अलाउंसेस दिया जाता है। ऐसे में जो गवर्नमेंट्स, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हों या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हों, उनके जब सैलरीज काटे जा रहे हैं या उनके जब अलाउंसेस ख़त्म किए जा रहे हैं,
ऐसे में अगर उनके स्ट्राइक करने के राइट्स को भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो ख़त्म कर रही है, इसका मतलब ये है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि जो है वो इस एक्ट में इस एक्ट का जो इफ़ेक्ट है वो क्या है। साफ साफ इस एक्ट में लिखा हुआ है कि जब ये एक्ट लागू होगा तो और कोई लॉ जो इसके अगेंस्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक्ट में आपको अगर कोई राइट्स मिली भी हुई हैं, वो इस एक्ट के लागू होते ही ख़त्म हो गई। अब ऐसे में इस एक्ट का ये इफ़ेक्ट तो नहीं हो सकता कि ये जिस कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया गया उसी कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दे। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अभी भी हमारे पास हैं, और अगर हमारे जो है वो राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं, चाहे किसी भी तरह के, चाहे वो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, राइट टू फॉर्म यूनियन हो, राइट टू होल्ड पीसफुल मीटिंग्स हो, अगर इस तरह के जो राइट्स वायलेशन होते हैं उसके लिए हमारे लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जो हैं वो अभी भी खुले हैं। अभी भी हम 32 में और 226 आर्टिकल में जो है वो हम संविधान के अंतर्गत जो है वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हर स्टेट इसको लगाती जा रही है, ये जो है वो सरकारों की मंशा जो है वो लोगों के प्रति ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो एक्ट है ये सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पावर देता है कि वो चाहें तो इसी से मिलता जुलता अपने यहाँ एक्ट बना लें। इसी के अंतर्गत बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे राज्यों ने अपने अपने यहाँ एक्ट बनाए हैं। शुरू में मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, मेस्मा। अब ये मेस्मा क्या है? मेस्मा यही एक्ट है जब वो महाराष्ट्र के लिए जब महाराष्ट्र ने बनाया तो वो महाराष्ट्र एस्मा हो गया, उसे मेस्मा कहते हैं। इसका नाम रेस्मा हुआ राजस्थान में।